नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी को कवर करने की सीरीज में हम क्लास 6 के बुक्स को कवर कर रहे थे। हमने अभी तक क्लास 6 के बुक में से हिस्ट्री वाले सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है। हमने साइंस के बुक को पूरी तरीके से कवर किया। हमने जियोग्राफी के चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कवर किया। और आज से हम पॉलिटी और सोसाइटी इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। इसका मतलब ये है कि क्लास 6 के जो सोशल साइंस की बुक है उसमें आपको सोसाइटी और पॉलिटी इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं मैं उसको एक साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और आपको इस क्लास 6 की बुक में चैप्टर नंबर 9 से लेके अब जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको पॉलिटी और सोसाइटी से रिलेटेड चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 जिसमें परिवार और समुदाय के बारे में बात की गई है इसकी चर्चा है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, जब हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो हमें दो सवालों के जवाब मिलेंगे। सबसे पहले कि परिवार की इकाई क्यों महत्वपूर्ण होती है, यानी कि हम समझेंगे कि परिवार क्या है और फिर परिवार क्यों महत्वपूर्ण होता है। फिर इसके बाद हम समझेंगे कि समुदाय क्या है और इसकी भूमिका क्या होती है। तो इन दो महत्वपूर्ण सवाल के मद्देनजर हम इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परिवार क्या है। देखिए, आप में से अधिकांश लोग किसी न किसी परिवार में रहते होंगे। हो सकता है बहुत लोग अनाथ भी हों, लेकिन ज्यादातर लोगों का कोई ना कोई परिवार होता है। तो परिवार किसी भी समाज की सबसे मूलभूत और सबसे प्राचीन इकाई है। इसका मतलब अगर ये एक समाज है तो इस समाज की जो सबसे छोटी इकाई, जो सबसे मूल इकाई होती है, इसी को हम परिवार कहते हैं। भारत का जो समाज है उसमें भी आपको कई प्रकार के परिवार देखने को मिलेंगे। एक परिवार होता है संयुक्त परिवार और दूसरा परिवार होता है एकल परिवार। अगर हम संयुक्त परिवार की बात करें तो संयुक्त परिवार में आपको बहुत सारे पीढ़ियां एक साथ रहती हुई दिखती हैं। जैसे दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, जो चचेरे भाई बहन हैं वो, ये सब लोग एक साथ रहते हैं संयुक्त परिवार में। वहीं जब हम एकल परिवार की बात करते हैं तो एकल परिवार में हमें यह देखने को मिलता है कि जो एक दंपत्ति होता है, यानी कि पति पत्नी होते हैं, और इस पति पत्नी के अलावा उनकी जो संतान होती है वो एक साथ रहती है। और कई बार तो जो बच्चे होते हैं वो या तो अकेले माता के साथ रह रहे होते हैं, या कई बार बच्चे अकेले पिता के साथ रह रहे होते हैं, जो सेपरेटेड पेरेंट होते हैं या सिंगल पेरेंट जिनको हम कहते हैं। तो ऐसा भी हमें एकल परिवार में देखने को मिलता है। तो इस परिवारों के जो सदस्य होते हैं उनके बीच में कुछ पारिवारिक संबंध होता है। अंग्रेजी भाषा में आपको इन पारिवारिक संबंधों का वर्णन करने के लिए बहुत ज्यादा शब्द मिलेंगे नहीं। इसमें से कुछ शब्द हमने अभी बात की, जैसे फादर है, मदर है। फिर उसमें जो चचेरे भाई बहन होते हैं, ममेरे भाई बहन होते हैं, सबके लिए आपको कजन वर्ड देखने को मिलेगा। तो ये सारे शब्द जो हैं वो इंग्लिश के हैं और ये हमारे पारिवारिक संबंधों के बारे में बताते हैं। लेकिन भारतीय भाषाओं में हमारे पारिवारिक संबंधों के बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हिंदी में देखेंगे तो बुआ है, ताऊ है, ताई है, चाचा, मौसी, नाना, नानी, ये बहुत सारे संबोधन हमारे पारिवारिक संबंधों के लिए होते हैं। कुछ भाषा जैसे तमिल हो गया, उसमें भी बड़े भाई और छोटे बहन ये सब के लिए अलग अलग शब्द हैं। जैसे भारतीय भाषा जो है आप उसमें देखेंगे तो कजन के लिए आपको कोई एक शब्द नहीं मिलेगा कि जिससे ये पता चले कि ये हमारा कजन है, क्योंकि कजन का अर्थ केवल भाई और बहन होता है। भारत में जो समाज है उसमें आपका ममेरा भाई होता है, आपका चचेरा भाई होता है, आपका फुफेरा भाई होता है। तो कई प्रकार के आपको भाई देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में इन सबको ही कजन बोला जाता है, लेकिन हिंदी में हम इन सबको स्पेसिफाई करते हैं कि वो मामा के लड़के का, वो मामा का बेटा है, वो चाचा का बेटा है, वो फूफा का बेटा है या बुआ का बेटा है। तो इस तरीके से जो हम ये देखते हैं कि जो परिवार होता है उस परिवार के सभी बच्चों के बीच जो गहरा संबंध होता है उससे एक वर्ड है वो कजन, उससे पता चलता है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं कि परिवार के जो भी सदस्य हैं उन सब के बीच में अलग अलग दायित्व होते हैं, उन सब की अलग अलग भूमिका होती है। तो हम इसी परिवार के सदस्यों की भूमिका के बारे में बात करेंगे कि किस परिवार के सदस्य की क्या भूमिका होती है, उनके ऊपर क्या दायित्व होता है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, एक परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके बीच जो भी संबंध है वो संबंध कई सारी बातों पर आधारित होते हैं। जैसे उनके बीच में आपको आपसी प्रेम देखने को मिलेगा, उनके बीच में आपको देखभाल की भावना देखने को मिलेगी। उदाहरण के तौर पे जब आप बीमार होते होंगे तो आपके माता पिता या आपके अगर कोई बड़े भाई हैं या बड़ी बहन है तो वो आपकी देखभाल करती हैं और आपके लिए बहुत चिंतित हो जाते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। फिर उनके अंदर एक सहयोग की भावना होती है। परिवार के सभी सदस्य जब भी जरूरत पड़ती है एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और इन सब के बीच में एक अंतर निर्भरता आपको देखने को मिलेगी। तो परिवार के सदस्यों के बीच का जो संबंध होता है वो इसी अंतर निर्भरता पर आधारित होता है। यहाँ पे सहयोग का मतलब क्या होता है? सहयोग का मतलब होता है एक साथ काम करना।
अगर कोई परिवार का सदस्य किसी समस्या से जूझ रहा है तो उस समस्या से उबरने में सब लोग एक साथ काम कर सकते हैं और उस सदस्य को समस्या से उबार सकते हैं। यही है सहयोग। परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों की अपनी एक भूमिका होती है और उनका अपना एक दायित्व होता है। किसके प्रति? जो बाकी सदस्य हैं उनके प्रति। जैसे माता पिता अपने बच्चों को एक खुशहाल व्यक्ति और समाज के जिम्मेदार सदस्य बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो जो अन्य सदस्य होते हैं, चाहे माता पिता हो या भाई बहन हो, उनकी सहायता करते हैं। फिर उनके लिए जो उनके दायित्व हैं, यानी एक बच्चे का माता पिता के लिए, अपने बड़ों के लिए जो दायित्व है उसका निर्वहन करते हैं। फिर दैनिक अभ्यास से बच्चे, आप देखेंगे कि पारिवारिक जीवन में भागीदारी करना भी सीखते हैं। और बहुत सारे घर तो ऐसे हैं जहाँ पे जो बच्चे हैं वो परिवार द्वारा कई पीढ़ियों से अपनाई गई परंपराओं तथा प्रथाओं को भी सीखते हैं। इससे फायदा ये होता है कि हमारी समाज के जो कुछ सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो हमने क्या समझा कि किसी भी परिवार के सदस्यों के बीच में जो सदस्य है उनके बीच की उनकी एक भूमिका होती है, उनका एक दायित्व होता है। जैसे, और फिर मैंने आपको बताया कि हमारे जो परिवार के सदस्य हैं उन सबकी अपनी अपनी एक भूमिका ये होती है कि अपने बच्चों को वो उन सिद्धांतों का पालन करना सिखाए जो कि भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण सिद्धांत रहे हैं। तो हमें अपने धर्म या कर्तव्यों का पालन करना सबसे पहला भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। तो इन बातों को कौन सिखाता है? हमारे जो परिवार के बड़े लोग होते हैं वो हमें सिखाते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में ये कहा गया है कि हमारे जो भी कर्तव्य हैं हम उन कर्तव्यों का निर्वहन सच्चाई से करें, हम उन कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करें। तो जो परिवार है उस परिवार से चूंकि हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण मूल्य सीखने को मिलते हैं, जैसे अहिंसा, जैसे दान करना, जैसे सेवा करना, जैसे त्याग करना। तो इस वजह से परिवार एक विद्यालय का भी काम करता है। फिर आप देखेंगे कि एक परिवार की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करने के लिए जो भी उस परिवार के सदस्य हैं वो कई बार अपनी ज़रूरतों को त्याग भी देते हैं। जैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार में आप देखेंगे कि जो अर्निंग पर्सन होता है, जो कमाने वाला व्यक्ति होता है, वो कभी कभी अपनी इच्छाओं को दबा देता है क्योंकि उसके परिवार की ज़रूरत जो है वो कुछ और है। तो अपनी ज़रूरत और शौक, इसके बीच में वो फ़र्क पैदा कर लेता है और अपने शौक के लिए वो अपनी ज़रूरतों के लिए अपने शौक को वो मारता रहता है। इसको हम त्याग कहते हैं। तो हमें भारतीय परिवार में त्याग जो है उसकी उसके बारे में भी हमें आइडिया मिलता है। अब यहाँ पे एक कहानी है जिसके बारे में हम अपने समाज के कुछ मूल्यों के बारे में सीखेंगे। कहानी है केरल में रहने वाली शालिनी की, जो कि अपने परिवार के साथ रहती है। जो शालिनी के पिता है उनका एक छोटा सा बिजनेस है। शालिनी की माँ एक अध्यापिका है। शालिनी का एक छोटा सा भाई भी है। शालिनी की दादी जिनका नाम है अचम्मा, और जो शालिनी के जो दादा हैं चित्तप्पा, सॉरी, शालिनी के जो चाचा हैं चित्तप्पा, और चित्ती जो उनकी चाची है, ये सब लोग साथ में रहते हैं। तो उनके शालिनी के चाचा और चाची की एक बेटी है चिन्नी। तो जाहिर सी बात है वो शालिनी की चचेरी बहन है। अब शालिनी के चाचा की नौकरी आप देखेंगे थोड़े दिन पहले छूट गई है, और उनकी जो चाची है शालिनी की, वो एक हाउस वाइफ है, गृहिणी है। इसका मतलब कि शालिनी के चाचा के पास जो आय के साधन हैं वो समाप्त हो चुके हैं। तो जो भी उनकी सेविंग्स थी उसके आधार पर उनका काम चल रहा है। अब केरल में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है ओणम। तो पूरा परिवार आप देखेंगे ओणम की तैयारियों में जुटा हुआ था। जो अचम्मा है उन्होंने शालिनी के पिता से कहा कि तुम्हारा भाई आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है, इसलिए इस ओणम के त्योहार पर वो नए कपड़े नहीं खरीद पाएगा। तो जब शालिनी के माता पिता, आप देखेंगे, उसे और उसके भाई को खरीदारी के लिए लेकर गए, तो उनके माता पिता ने उनके लिए तो कपड़े लिए ही, साथ ही साथ चित्तप्पा यानी चाचा, चित्ती यानी चाची, और चिन्नी जो कि उनकी चचेरी बहन थी, उन सबके लिए कपड़े वो लेके आए। तो इसका परिणाम ये हुआ कि शालिनी को जो उम्मीद थी कि उसको रेशमी कपड़े मिलेंगे, उसके बदले उसको क्या मिले? सूती कपड़े मिले। तो जो अचम्मा है दादी, उन्होंने शालिनी को समझाया कि परिवार में सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं, और जब परिवार संकट में हो, परिवार का कोई भी सदस्य परेशानी में हो, तो एक परिवार के दूसरे सदस्य जिनके पास जो कुछ भी है वो सब आपस में साझा करते हैं। तो ये जानकर शालिनी को खुशी होती है, और वो अपने मनपसंद कपड़े न मिलने के लिए फिर उसको बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसको इस बात की खुशी थी कि उसके परिवार के जो बाकी सदस्य हैं जो कि कपड़ा खरीदने की स्थिति में नहीं थे, उनको भी नए कपड़े मिले। इस बात को लेके वो ज़्यादा खुश थे। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए त्याग भी हमारे भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, क्योंकि ज़रूरत और शौक, इसके बीच में डिफरेंस पैदा करता है ये त्याग।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कहानी है सुदूर पूर्वोत्तर में मेघालय के एक गांव की। ये कहानी है तेंजिंग की। तेंजिंग एक लड़का है, उसको पहाड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है, और जहाँ वो रहता है वहाँ पे जीवन बहुत ज़्यादा कभी-कभी कठिन हो जाता है। तेंजिंग के पिता की एक छोटी सी किराने की दुकान है, और तेंजिंग की जो माँ है वो एक स्थानीय हस्तशिल्प सहकारी संगठन में कुछ सुंदर पारंपरिक कपड़े बनाती हैं, लकड़ी की नक्काशी करती हैं, और भी कई सारी और भी कई सारे सामान बनाती हैं, और इन सामान को बना के वो थोड़ी बहुत अर्निंग कर लेती है। अब इसकी वजह से होता ये है कि जो उसके पिताजी हैं, उसके पिताजी घर की सफाई करते हैं, सब्जियों के बगीचे की देखभाल करते हैं, घर के दूसरे कामों में भी हाथ बटाते हैं, और कभी-कभी तो वो भोजन पकाने में जो तेंजिंग के दादी हैं उनकी सहायता भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पे एक महिला जो है वो किसी परिवार में आय का साधन है। महिला चूंकि आय ला रही है, तो जो पुरुष घर पे है, पुरुष हमारे जो रूढ़िवादी समाज में भावना है कि पुरुष खाना नहीं बनाएगा, पुरुष घर के काम नहीं करेगा, जो महिलाएं हैं उन्हीं को घर का काम करना चाहिए। इस मान्यता से ऊपर उठकर आपको जो तेंजिंग का परिवार है वो दिखता हुआ, वो इन सभी चीजों से ऊपर उठता हुआ दिखता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो तेंजिंग का परिवार है वो काफी गतिशील है अपने विचारों में। फिर जो तेनजिंग के दादी हैं उनको उनके पास तेनजिंग को सुनाने के लिए बहुत सारी रोचक कहानियां होती है, जिसमें हंसी मजाक तो होता ही है, साथ ही साथ उन कहानियों में बहुत सारी समझदारी की बातें भी होती है। तो लोगों को उनसे बेहतर समझाने वाला शायद कोई और हो नहीं सकता, ऐसा तेनजिंग का मानना है। फिर जो तेनजिंग के दादा हैं वो पढ़ाई में तेनजिंग की सहायता करते हैं, तेनजिंग को स्कूल बस स्टॉप पर लेके जाते हैं। साथ ही साथ जब भी तेनजिंग की कॉलोनी में किसी भी सामाजिक कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने की बात होती है तो वो हमेशा आगे होते हैं। वो हमेशा दूसरे लोगों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ था कि जब तेनजिंग के क्षेत्र में बिजली चली गई थी, तो वो पास में स्थित कार्यालय में गए थे तेनजिंग के दादा, और फिर वहां पे उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। तूफान आने पर हमारे आसपास के यानी कि तेनजिंग के घर के आसपास के घर को जब नुकसान हुआ, तो फिर आसपास के सब परिवारों से धनराशि एकत्रित की, और मरम्मत कराने के लिए तेनजिंग के दादा ने उस राशि को जो जिन परिवार का घर टूट गया था उनको दिया। तो तेनजिंग कहता है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे माता पिता भोजन और कपड़े जैसे मूलभूत आवश्यकताओं का प्रबंधन करते हैं। जब भी तेनजिंग के परिवार में किसी विशेष खर्च की बात आती है, तो तेनजिंग ये कहता है कि उसके घर में सब लोग आपस में चर्चा करते हैं। माँ कहती हैं कि हमें भविष्य में अचानक आने वाले खर्चों के लिए कुछ पैसों की बचत अवश्य करनी चाहिए। तो इस पूरी कहानी से दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। सबसे पहला कि जो तेनजिंग का परिवार है वो एक रूढ़िवादी परिवार नहीं है, जिसमें जो कि पितृसत्तावादी समाज के गुण होते हैं कि जो पुरुष है वही पुरुष मालिक होगा, जो पुरुष है वो घर के नियमों को बनाएगा, उसी के अनुसार घर के सभी सदस्य चलेंगे। तो इस पितृसत्तावादी मानसिकता वाला परिवार तो तेनजिंग का नहीं है, यानी रूढ़िवादी परिवार तो नहीं है। दूसरा, आपको महिला सशक्तिकरण की झलक इस कहानी से मिलती है, तेनजिंग के परिवार से मिलती है, क्योंकि जो तेनजिंग की माँ है वो सहकारी संगठन में काम करती है। दोस्तों देखिए, जहाँ पे भी जीवन कठिन होता है उन क्षेत्रों में सभी लोगों का उत्थान हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आपको सहकारी संगठन जो है वो काफी ज्यादा एक अच्छा संगठन के रूप में सामने आता है, एक बहुत ही अच्छे उपाय के रूप में सामने आते हैं। सहकारिता एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा गुण है जिसका माध्यम से हम समाज के सभी वर्गों को साथ साथ ले चलते हैं, क्योंकि सहकारिता में जो सदस्य होते हैं वही खुद आपस में उसके नियम बनाते हैं, जो भी नियम होंगे वो उसके खुद सदस्य बनाएंगे। सहकारिता में किसी संगठन में जिस तरीके से काम होता है उन सब की निगरानी भी वो सदस्य खुद ही करते हैं, और इसके माध्यम से क्या होता है, जो सामाजिक एकता होती है अलग अलग गुटों में वो भी आपको बढ़ती हुई दिखती है। तो सहकारिता के माध्यम से जिस तरीके से तेनजिंग की माँ काम कर रही थी, उससे हमें महिला सशक्तिकरण की झलक मिलती है। साथ ही साथ जो हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से एक परिवार में निर्णय लेने में पुरुष जो है जितनी भागीदारी निभाता है उतनी ही भागीदारी जो तेनजिंग की माँ है महिला, वो भी निभाती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो तेनजिंग का परिवार है वो एक रूढ़िवादी भारतीय परिवार से बिल्कुल अलग है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परिवार के बारे में समझने के बाद अब हम समुदाय के बारे में समझेंगे। देखिए, हमने अपने परिवार के बारे में जब अब बात की, तो परिवार में आप देखेंगे कि ना केवल अपने परिवारों से बल्कि दूसरे परिवारों से और आसपास के लोगों से भी लोग जुड़े होते हैं। एक परिवार के अंदर जो भी अन्य परिवार हैं उनसे जुड़ाव होता है, जो आसपास के लोग हैं उनसे जुड़ाव होता है, ठीक बात है। तो आपस में जुड़े इसी समूह को हम क्या कहते हैं, समुदाय। तो समुदाय
का मतलब ये होता है जब बहुत सारे परिवार, ये एक परिवार हो गया, ये एक परिवार हो गया, ये एक परिवार हो गया, ये तीनों अगर एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं, तीनों का आपस में जुड़ाव है, तीनों की आपस में निर्भरता है, तो इसी ग्रुप ऑफ जो फैमिली है, ये जो परिवार का समूह है, इसी को हम समुदाय कहते हैं। तो समुदाय के जो सदस्य होते हैं वो कई कारणों से आप देखेंगे कि एक साथ आते हैं। जैसे कोई त्योहार मनाना हो तो समुदाय के सदस्य एक साथ आते हैं, कोई मेला लगा हो, कोई विवाह का अवसर हो या कोई भी शुभ अवसर हो, तो इन सभी अवसरों पे जो समुदाय के सदस्य हैं वो एक साथ आते हैं। कुछ गांव में आप देखेंगे कि जब फसल कटाई का मौसम होता है या फिर जब फसल बुआई का मौसम होता है तो भूमि को तैयार करने के जैसे जो भी कृषि कार्य हैं उसमें भी एक दूसरे की सहायता देने के लिए एक समुदाय के लोग आते हैं। लेकिन समय बीतने के साथ-साथ आप देखेंगे जो समय समुदाय हैं वो प्राकृतिक संपदा और पानी, साथ ही साथ चारागाह, वन उत्पाद, इन सभी संसाधनों के साझा उपयोग पर सहमत हुए। बहुत सारे अनेक जनजातीय समुदायों में आप देखेंगे और कुछ ग्राम समुदायों में भी आप ऐसा देखेंगे कि जब ज़रूरत होती है तो एक समुदाय के लोग सब मिल के आके आते हैं और किसी भी समस्या को हल करते हैं। तो हम जिन्हें समाज के अलिखित नियम कहते हैं, उन्हीं नियमों से समुदायों को संसाधनों तक सुरक्षित पहुंच प्रदान होती है। अब किसी क्षेत्र के अंदर मान लीजिए कई सारे संसाधन हैं, इस ये क्षेत्र है, यहाँ पे कई सारे संसाधन हैं, तो इस पे किन संसाधनों पर किसका हक होगा, ये सब कुछ अलिखित नियम के माध्यम से तय होता है और ये तय करते हैं समुदाय के सदस्य। तो जाहिर सी बात है कि अलिखित नियमों के माध्यम से समुदाय जो है उनको संसाधनों तक पहुंच मिलती है। लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि एक समुदाय के अंदर जितने भी परिवार हैं और जितने भी व्यक्ति हैं उस सभी के अपने अपने विशिष्ट कर्तव्य हैं, वरना समुदाय सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अगर किसी क्षेत्र के अंदर, किसी समुदाय के अंदर कई सारे परिवार रह रहे हैं तो इन सभी परिवारों का इस पूरे समुदाय के प्रति एक दायित्व बनता है कि ये समुदाय बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ता रहे। इसके लिए सभी परिवार अपनी भूमिका निभाएंगे, सभी परिवारों के अपने कुछ कर्तव्य होंगे और ये जब अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाएंगे तो इनका जो समुदाय है वो समुदाय अच्छे से आगे बढ़ पाएगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से जो सामुदायिक निर्भरता है, जो सामुदायिक एक दूसरे के प्रति कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन किया गया और कई बड़े बड़े संकटों से निपटारा किया गया। जैसे यहाँ पे सबसे पहला जो दिया हुआ है वो है मध्य प्रदेश के झाबुआ कस्बे के आसपास के क्षेत्र के बारे में, जहाँ पे एक बहुत बड़ा जल संकट आया था। संकट के समय किसी व्यक्ति या परिवार को समर्थन देने के साथ मिलकर वहाँ पे एक प्रथा है जिसको हम हलमा कहते हैं। तो हलमा का पालन करते हुए बहुत सारे भील समुदाय ने सैकड़ों गांव में आप देखेंगे हजारों पेड़ लगाने का निर्णय लिया। भीलों ने पानी को संरक्षित करने के लिए बहुत सारे तालाब भी खोदे और वर्षा जल को संचय करने की अनेक सारी संरचनाएं भी बनाई। कहीं पे कुछ कुआं बना दिया, कहीं पे कोई गड्ढा बना दिया, तो बहुत सारी ऐसी संरचना बनाई जिसमें जो वर्षा जल है उसका संचय किया जा सकता था। अब चूंकि जल संकट आ गया है तो जल संकट का जल अब मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी संकट से, चाहे वो जल संकट हो, कोई किसी भी प्रकार का संकट हो, उस संकट से निकलने के लिए आपको सबसे अच्छी चीज देखने को क्या मिलेगी? सहकारिता। सहकारिता में जब सभी समुदाय एक साथ आएंगे, समुदाय के सभी सदस्य एक साथ आएंगे, कुछ खुद ही से वो सभी नियम बनाएंगे, क्या कार्यान्वयन की नीति किस तरीके की होगी वो भी वो खुद ही से डिसाइड करेंगे। तो ऐसे में किसी भी संकट का समाधान आसानी से निकल सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जब इस विकट जल संकट का सामना करने के लिए सभी लोग एक साथ आए तो इन सभी कामों के लिए उनको कोई भी पारिश्रमिक नहीं मिला। उनको जो भी लोग मदद करने के लिए आए उनको कोई पैसा वैसा कुछ नहीं मिला, बल्कि उन्होंने ये जो काम किया है वो काम अब एक कर्तव्य के रूप में किया है। किसके प्रति कर्तव्य? अपने समुदाय के प्रति उनका कर्तव्य था और अपने पर्यावरण के प्रति उनका कर्तव्य था। अपने इसी कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए इस हलमा का पालन करते हुए बहुत सारे समुदाय के लोग आए और उन्होंने मध्य प्रदेश के जिस जिले में, जिस कस्बे में जल संकट की समस्या थी उस संकट का निराकरण किया। 2019 में शिव गंगा आंदोलन के महेश शर्मा को भील समुदाय के लिए किए गए परिवर्तन कार्यों हेतु पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो ये देखिए बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन था। फिर इसी तरीके से चेन्नई में जब 2015 के दौरान बाढ़ आई तो उस समय सड़क ऐसे बन गई थी जैसे कि नदियां बन जाती है और लोग कहीं भी आने जाने में असमर्थ हो गए थे। जितनी दुकानें थी सभी बंद हो गई, जितनी सेवाएं थी सभी बाधित हो गई। बहुत सारे निजी समूह, खासकर आध्यात्मिक और धार्मिक संगठनों ने क्या किया कि बड़ी मात्रा में उन्होंने भोजन तैयार किया और जो भी अभावग्रस्त लोग थे उनके बीच में उन्होंने बिल्कुल मुफ्त में ये भोजन बांट दिया।
तो इस तरीके के बहुत सारे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे जब एक समुदाय के लोग बिना किसी लाभ की उम्मीद के समुदाय के हित के लिए एक साथ मिलकर आगे आते हैं। ठीक बात है। तो हमने क्या भी दो कहानी पढ़ी जिसमें वास्तविक जीवन के बारे में एक संदर्भ दिया गया था। तो वास्तविक जीवन की उपरोक्त कहानियों में ग्रामीण संदर्भ का दृष्टांत दिया गया है कि शहरी क्षेत्रों में भी समुदाय होते हैं, यद्यपि यह कुछ अलग तरीके से कार्य करते हैं। तो एक और कहानी के माध्यम से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कि जिस तरीके से गांव में सामुदायिकता की भावना बहुत प्रबल होती है, उसी तरीके से शहरों में भी आपको समुदाय की भावना देखने को मिलेगी। हालांकि इनकी प्रकृति और इनका तरीका कुछ अलग होगा। तो हम इस कहानी के माध्यम से ये समझेंगे कि शहरों में किस तरीके से समुदाय की भावना लोगों में होती है। 20 साल से अधिक समय पहले अहमदाबाद, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है, वहाँ के उसके उसके क्षेत्र में एक छोटी सी ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप के मालिक थे जिनका नाम था कमल परमार। उन्होंने ये देखा कि सड़क पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई नहीं करते हैं, वो उन्होंने पढ़ाई अपनी छोड़ दी है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं हैं। तो कमल ने क्या किया, जब भी वो उनका काम ऑफिस का खत्म होता तो वो हर दिन शाम 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक पढ़ाते थे इन बच्चों को। इन बच्चों को इन्होंने कई रात में तो मुफ्त भोजन भी करवाया। जल्द ही उनकी कक्षा में 100 बच्चे नियमित रूप से आने लगे और इन बच्चों की पढ़ाई में रुचि भी काफी ज्यादा थी। एक स्थानीय विद्यालय के कुछ अध्यापक ऐसा देखते हैं और इस कक्षा के बारे में सुनते हैं कि कमल परमार नाम के व्यक्ति हैं जो कि सड़कों पर रहने वाले बच्चों को बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाते हैं। तो उन्होंने भी, यानी कि बहुत सारे दूसरे अध्यापकों ने भी वहां पे पढ़ाना शुरू कर दिया। उनमें से एक ये बताता है कि इन बच्चों के पास बैठने के लिए जो है समुचित बेंच नहीं है कक्षा में। हालांकि पूरी तरह शांति नहीं है, जो भी गुजरते हुए वाहन है वो काफी ज्यादा शोर करते हैं, तो बच्चों का कंसंट्रेशन उतना नहीं बन पाता। लेकिन फिर भी वे अध्यापकों की बातों पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। इसने मेरा मन छू लिया। ये एक अध्यापक है जिन्होंने बताया है कमल परमार की कोचिंग के बारे में। फिर ये बताते हैं कि मुझे उनसे जो स्नेह और लगाव मिला वह अविश्वसनीय है। नियमित रूप से विद्यालय जाने वाले कुछ बड़े बच्चे ने कमल की कक्षाओं में स्वेच्छा से पढ़ाना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने तो ये भी बताया कि हम वहाँ पढ़ाने गए थे किंतु हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। यानी यहाँ पे एक कहानी बताई गई। इस कहानी में हमने देखा कि एक व्यक्ति है जो कि शाम 8 घंटे की जॉब करता है। जॉब करने के बाद वो रोज 5:30 से 9:30 के बीच में बच्चों को बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा देता है। उसके इस कदम की चर्चा जब आसपास के अध्यापकों में पहुंचती है, बड़े बड़े विद्यार्थियों में पहुंचती है जो कि छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो वो सभी इस कमल से जुड़ते हैं और फिर बिल्कुल सड़क के बच्चों के लिए बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा की जो व्यवस्था थी, उसको हम देखते हैं कि एक नई व्यवस्था सामने आती है। और जो भी बच्चे हैं, जो अनाथ हैं, जो वंचित हैं, जो कि प्राइवेट स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, जो स्कूल में जाना इवन अफोर्ड नहीं कर सकते, उन सब के लिए जो शिक्षा है उनको ये सुगम बनाता है। तो पिछले 30-40 वर्षों में दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत सारे नए प्रकार के समुदाय उभरे हैं। अनेक नगरीय क्षेत्रों में एक समुदाय के रूप में आपको आवासीय कल्याण समितियां देखने को मिलेगा। तो ये ऐसे समुदायों के उदाहरण हैं जो कि अपने नियम और व्यवस्था खुद बनाते हैं। अब ये आवासीय कल्याण समितियां क्या नियम बनाएगी? ये अपशिष्ट के प्रबंधन का नियम बनाएगी ताकि जो आवास है उसका कल्याण हो सके, है ना। जो भी रेजिडेंट्स हैं वो अपने कचरे का निपटारा ढंग से करें ताकि जो बाकी लोग हैं उनको दिक्कत ना हो। साथ ही साथ जो भी सामान्य क्षेत्रों की सफाई है उसके बारे में इन्होंने अपने नियम बनाए हैं। पालतू पशुओं की किस तरीके से देखभाल की जाएगी उसके बारे में इनके अपने नियम हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों को लेके इन्होंने अपना नियम बनाया है और इसी नियम के माध्यम से ये जो समुदाय है वो संचालित होता है। तो दोस्तों हमने इस पूरी चर्चा के बाद ये समझा कि समुदाय जो है वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए जो आवासीय कल्याण समितियां हैं वो किराने की आपूर्ति के लिए एक व्यापारी समुदाय पर निर्भर है और कूड़े के निपटान के लिए जो नगर निगम के कामगार है उन पर निर्भर है। तो जो हमारे जटिल समाजों में प्रत्येक व्यक्ति और अन्य व्यक्ति और प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कई अन्य व्यक्तियों पे और समुदायों पर निर्भर होता है। तो इस पूरे डिस्कशन का यहाँ पे अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उसका क्रक्स ये है कि जब बहुत सारे परिवार एक साथ आते हैं तो समुदाय का निर्माण होता है और इस समुदाय के प्रत्येक सदस्य की अपनी एक भूमिका होती है। इस समुदाय के प्रत्येक परिवार का अपना एक कर्तव्य होता है। और जब ये सभी परिवार अपनी भूमिका को अच्छे से निभाएंगे, अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाएंगे, तो जो समुदाय है वो सुचारू रूप से आगे चलता रहता है।
तो ये जो समुदाय की भावना है ये आपको गांव और शहर दोनों जगह देखने को मिलेगी। हालांकि गांव की तुलना में जो शहरों में समुदाय की भावना है उसका उसकी प्रकृति अलग है, उसका स्वरूप अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं समुदाय के बारे में कि वो एक लचीली संकल्पना है। जैसे इसके कुछ और उदाहरण आप समझिए। एक जाति या इसके उपविभाजन को भी बहुधा एक समुदाय कहा जाता है। जैसे बढ़ई का समुदाय होता है, जैसे लोहारों का समुदाय होता है, माफ कीजिएगा। जैसे जो बर्तन बनाने वाले होते हैं, कुम्हार, उनका भी एक समुदाय होता है। तो बहुत बार ऐसे जो उपविभाजन वाले ग्रुप हैं उनके लिए भी समुदाय का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप देखेंगे एक विशेष धर्म, क्षेत्र या सामान्य कार्य या रुचि के लोगों के समूह के लिए, खासकर एक छोटे समूह के लिए भी हम समुदाय शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुंबई का पारसी समुदाय, तो यहाँ पे हमने धर्म विशेष की बात की। चेन्नई का सिख समुदाय, तो हमने किसी स्थान विशेष की बात की, किसी क्षेत्र विशेष की बात की और उसके अंदर किसी धर्म विशेष की बात की। फिर अमेरिका का भारतीय समुदाय, जिसको हम इंग्लिश में डायस्पोरा कहते हैं। ठीक है, डायस्पोरा कहते हैं। तो अमेरिका का भारतीय समुदाय है। फिर केरल का वैज्ञानिक समुदाय है, गांव का किसान समुदाय है। तो ये ऐसे कुछ समुदायों की सूची है जो कि उपविभाजन के रूप में हमें देखने को मिलती है, जो या तो किसी विशेष उससे धर्म से संबंधित रहेगी या फिर कुछ विशेष प्रकार की रुचि वाले लोगों का ये समूह होगा। तो ऐसे करके बहुत सारे समुदाय आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, परिवार जो है वो मानव समाज का आधार है। हमने अभी तक ये समझा कि अगर एक बहुत बड़ा समाज है तो इस समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में आपको परिवार देखने को मिलेगा। इस परिवार के मिलने से बहुत सारे समुदाय बनते हैं, बहुत सारे समुदायों के मिलने से आपको एक समाज का निर्माण होता दिखता है और कई सारे समाजों के संकलन से एक देश बनता है, एक राष्ट्र बनता है। तो इस तरीके से जो परिवार है वो किसी भी समाज का आधार होता है। आदर्श रूप में जो परिवार के सदस्य होते हैं वो उनके अपने कर्तव्य होते हैं, उनके अपने कार्य होते हैं और एक परिवार के सदस्य एक दूसरे को सहयोग भी प्रदान करते हैं ताकि परिवार में कोई भी परेशानी ना रहे। परिवारों के मिलने से क्या बनता है? समुदाय बनता है, जो कि परिवार से एक बड़ी इकाई है। इसका अर्थ ये भी है कि लोग एक दूसरे को सहयोग प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करते हैं। समुदाय को कई प्रकार से हम परिभाषित करते हैं और इसके कई सारे प्रकार भी होते हैं। कई बार तो हमारी जातियों में जो उपविभाजन है उसके आधार पर भी हमें जो परिवार है, जो समुदाय है, उसकी सूची देखने को मिलती है। और अंततः हम क्या समझते हैं कि जो समुदाय है वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक बात है। तो इस तरीके से दोस्तों आज के सेशन में हमने ये समझा कि परिवार क्या होता है, समुदाय क्या होता है और ये समुदाय और परिवार के जो सदस्य होते हैं वो किस तरीके से अंतर्निर्भरता को प्रदर्शित करते हैं और इस अंतर्निर्भरता से जो हमारा समाज है वो सुचारू रूप से चल पाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये जो सेशन है उससे आपको परिवार और समुदाय की जो भावना है उसके बारे में पता चला होगा कि किस तरीके से ये भावना हमें गाँव में भी देखने को मिलती है और हमें शहरों में भी देखने को मिलती है। हालांकि दोनों के स्वरूप में काफी अंतर होता है। तो दोस्तों इस सेशन को अगर आपने लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो भी वीडियोस में एनसीईआरटी से रिलेटेड हो या फिर लक्ष्मीकांत की वीडियो हो या फिर आप देखेंगे करंट अफेयर्स की वीडियो हो, तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता हूँ अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।